नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बहुत साल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लाए हैं बीएसटीसी के लिए 7 दिन की अचूक रणनीति। इसमें हम कराएंगे आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आंसर। ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी ये रहेगी क्लास नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इस क्यूआर कोड की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। और हम हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विषम को चुनिए। हमें इन 4 ऑप्शन में से विषम को चुनना है। विषम कैसे? सबसे पहला ऑप्शन है ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल, ट्राई का मतलब होता है 3, 3 पहिए वाली साइकिल। तो ट्राई का संबंध है 3 से। ट्राई कलर, ट्राई कलर, ट्राई का मतलब फिर से 3। ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा, जिसमें 3 कलर होते हैं। इसका संबंध भी है 3 से। ये है टाइफल। टाई का कहीं से भी 3 से कोई संबंध नहीं है। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट का मतलब होता है 3 दांतों वाला, या जिसको हम कहते हैं त्रिशूल, है ना। तो इसका भी संबंध है 3 से। हमारा विषम ऑप्शन कौन सा है? विषम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक लड़के ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। किसने कहा? निर्मला ने। निर्मला ने कहा, वह मेरे दादा के एकलौते पुत्र का पुत्र है। वह किसका पुत्र है? निर्मला के दादा का। निर्मला के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। तो निर्मला के दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? वो हुआ स्वयं उसका पिता, यानी कि निर्मला का पिता। तो ये तो है निर्मला के पिता। और उसके निर्मला के पिता का, यानी कि निर्मला के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वो कौन हुआ? वो हुआ निर्मला का भाई। कौन हुआ? सीधा सीधा निर्मला का भाई, क्योंकि निर्मला फीमेल और पुत्र है, तो ये हो गया मेल। तो वो हो जाएगा फिर निर्मला का भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, रविशंकर का संबंध है सितारा से। उसी तरह हमें बिस्मिल्लाह खान का संबंध बताना है कि किससे है। ये मोटा मोटी अगर देखें तो ये जीके का क्वेश्चन है ना। तो आजकल रीजनिंग में भी जीके के क्वेश्चन आते हैं। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक शहनाई वादक। कौन है वो? उनका संबंध है, सीधा सीधा संबंध शहनाई से है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त में कुछ आंकड़े हैं और हमें बताना कि जो खाली स्थान यानी कि क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अंक आएगा। हम देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 5 और 8 है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आने वाली अगली संख्या, जो भी अगली संख्या वो अपनी पिछली 2 संख्याओं का, पिछली 2 संख्याओं का क्या है? योग है। जैसे अगर देखें तो जो 3 है, वो 3 जो है वो पिछली 2 संख्या है, यानी कि पिछली 2 संख्या है 2 + 1 का योग है 3। ये जो 5 है वो अपनी पिछली 2 संख्याओं 3 + 2 का योग है 5। 8 जो है वो पिछली 2 संख्या है 5 + 3 का योग है 8। तो आने वाली जो हमारी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी? वो पिछली 2 संख्याओं का योग, यानी कि 8 + 5 = 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो है समय, दूरी और चाल का। तो इसके लिए हमें सूत्र याद करना होगा। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? कृष्णा अपना 4 पहिया वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, गति यानी कि चाल, है ना। हमें चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि प्रति हॉर्स। तो उन्हें 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी हमें क्या दे रखी है? दूरी दे रखी है। दूरी है 900 किलोमीटर। पूछा क्या गया है? कितना समय लगेगा? हमें क्या करना है? समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हमारी दूरी कितनी है? दूरी है 900, चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 15 से हम 90 को 15 से डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो कितने घंटे हो जाएंगे? 6 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
चार समय और दूरी वाले वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, पर हमें थोड़ा सा उनका क्या सूत्र वगैरह हमें याद होने चाहिए, तो आप बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? यहाँ पे 325, 271, 226, फिर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है 174, 145 और 136। यहाँ पे अगर हम इन संख्याओं में कुछ न कुछ संबंध ढूंढने की कोशिश करें या अंतर डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें, क्या हो रहा है 325 से संख्या क्या हो रही है, घटते हुए क्रम में, छोटे हुए क्रम में। हम देखते हैं 325 माइनस 271 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम इनको 325 में से 271 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 54। अगर 271 में से माइनस करते हैं 226 तो आंसर आएगा हमारा 45। उसी तरह 226 में से हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, अभी हमें संख्या बतानी है ना, क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा आंसर वो हम आगे डिसाइड करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क में से 163 को यानी कि 163 को माइनस करेंगे, क्या आएगा अभी हमें पता नहीं है। 163 में से हम 145 को माइनस करेंगे, 163 माइनस 145, यहाँ हमारे पास संख्या आएगी 18। 145 में से हम 136 को माइनस करेंगे, 145 माइनस 136, यहाँ पे हमारे पास संख्या आएगी 9। अगर हम देखते हैं जो हमने माइनस करके या घटा के जो संख्या प्राप्त की है वो कहीं ना कहीं सारी संख्या हमें ऐसी दिख रही है जो 9 के पहाड़े में आती है। किसमें आती है? 9 के पहाड़े में। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, फिर ये यहाँ पे 9 4 जा 45 और 9 5 जा 54। हम देखेंगे कि 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तब हमें वो संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी जिस संख्या को हम 226 में से माइनस करेंगे या उसको घटाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ आना चाहिए 36, और वो संख्या उसी संख्या में हम 163 को घटाएंगे तो आना चाहिए हमारा 27। तो कौन सी संख्या ऐसी होगी? हम देखते हैं 190, क्या आएगा 190। अगर हम 226 में से 190 को घटाते हैं तो कितना आएगा 36, है ना। और अगर उसी 190 में से हम 163 को घटाते हैं तो आता है 27। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 190, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें भाई संबंध वाला दिया गया कि जैसे कप का तस्तरी से जिस तरीके से संबंध है उसी तरीके से हमें चाकू का संबंध इन चारों में से फाइंड करना है ना। तो कप का तस्तरी, तस्तरी का मतलब जो प्लेट होती है ना, कप और प्लेट, जो चाय पीने वाली कप और प्लेट होती है, तो हमें सबसे पहले बताया गया रसोई घर। रसोई घर का चाकू से संबंध होता है, बट रसोई घर में चाकू का यूज होता है ना। जिस तरीके से कप और तस्तरी का यूज है उस तरीके से चाकू का और रसोई घर का यूज नहीं है। चाकू और कांटा जिस तरीके से कप और तस्तरी साथ में यूज किए जाते हैं उसी तरह चाकू और कांटा जो है, कांटा जो होता है उसको बोलते हैं फॉक, जो कांटे वाला जो चाकू, कांटे वाला जो चाकू, तो चाकू और कांटा का यूज जो है वो क्या होता है एक साथ किचन में एक साथ होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा चाकू और कांटा जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर सब्जी की बात करें तो चाकू का यूज किया जाता है सब्जी को काटने के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है। थाली की बात करें तो थाली का भी यहाँ पे चाकू से कोई रिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, इसका भी यूज नहीं होने वाला है। तो जैसे कप और तस्तरी का संबंध है उसी तरह चाकू और किसका संबंध होगा, कांटे का। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें कुछ आकृतियां दे रखी है, हमें इन आकृतियों में क्या नेक्स्ट आकृति आने वाली है उसको हमें ज्ञात करना है। आकृति ए तथा बी के मध्य एक निश्चित संबंध है। आकृति ए और आकृति बी के अंदर एक निश्चित संबंध है। आकृति सी तथा डी के मध्य समान संबंध उत्तर समुच्चय से एक उपयुक्त आकृति का चयन करते हुए स्थापित कीजिए। हमें चार आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जो यहाँ पे आने वाली, यानी कि उसका संबंध इस सी वाली आकृति से होने वाला है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ए में आकृति दे रखी है वो क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज है और उसके जो है वो कितने, तीन भुजा है। कितनी भुजा है? तीन। उसके नेक्स्ट में जो आ रहा है वो चतुर्भुज आ रहा है जिसकी चार भुजा है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ऑप्शन सी में, यानी कि यहाँ पे दो त्रिभुज आ रहे हैं, दो त्रिभुज आ रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो जाएगी? दोनों त्रिभुज की भुजाएं हो रही है 6। तो यहाँ पे भुजा में एक की वृद्धि हुई थी, यहाँ पे भुजाएं जो हो रही है वो 6 हो रही है। अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे केवल एक ही वर्ग है ना, तो इसका कहीं से हम संबंध यहाँ पे मैच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दो वर्ग है लेकिन वो ऊपर नीचे है, और इसका भी हम संबंध कहीं से इसको इसमें मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसकी भुजाओं का अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाती है। नेक्स्ट दो वर्ग दे रखे दोनों आपस में है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा चतुर्भुज था, यहाँ पे वर्ग आ रहा है। ऑप्शन डी को अगर देखें
तो यहाँ पे दो चतुर्भुज बन रहे हैं, है ना, और दोनों चतुर्भुज की भुजाओं को अगर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो रही है ना। तो जैसे यहाँ पे भुजा में 1 की वृद्धि हो रही थी, वैसे यहाँ से 6 से 1 की वृद्धि भी हो रही है, और वो यहाँ दो चतुर्भुज भी मिल रहे हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लड़की सुंदर। जिस तरीके से लड़की लड़की का संबंध सुंदर से है, ये सुंदरता जो है वो लड़की का क्या है, उसका एक गुण है। उसी तरह हमें बताना है कि सोने का क्या गुण है। सोने का गुण, सोना बहुमूल्य होता है लेकिन वो उसका गुण नहीं है। सोना क्या होता है? चमकीला होता है। तो चमकीला सोने का एक गुण है। हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चमकीला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मेंटल एबिलिटी में जो संबंध वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें उनमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वरना कई 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 बार क्या होता है कि जल्दबाजी में वो हमसे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। एक्स कहाँ किस तरफ चला? एक्स जो है वो सीधा दक्षिण की तरफ उसने चलना प्रारंभ किया। वह 5 मीटर का फासला चलकर, यानी कि वो कितना चला है? 5 मीटर चला है। 5 मीटर की फासला चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। वो किस ओर मुड़ता है? बाईं ओर, यानी कि वो मुड़ेगा इस तरफ, बाईं ओर मुड़ जाता है। और 3 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ के वो कितना चला? 3 मीटर। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा, उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा, यानी कि राइट साइड में दाहिनी ओर मुड़ा वापस, और 5 मीटर फिर चला। उसके बाद फिर से वो कितना चला? 5 मीटर चला। और अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? हमें बताना है कि एक्स का मुंह जो है वो किस दिशा में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का मुंह उसी दिशा में है जिस दिशा में उसने पहले चलना शुरुआत किया था, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण दिशा। ये वाले जो सवाल होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना है और आराम से हम इन सवालों का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1200 मीटर की दौड़ में राम जो है वो श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा देता है। तो क्या करता है कि जब जब राम जो है वो 1200 मीटर का डिस्टेंस पूरा कवर कर लेता है, तब भी श्याम जो है वो राम से 200 मीटर पीछे रहता है, यानी कि वो 1000 मीटर पे रहता है, और 20 सेकंड से हरा देता है, यानी कि वो राम जो है वो श्याम से 20 सेकंड आगे रहता है ना। तो जब तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्याम को 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट का समय। राम की गति क्या होनी चाहिए? हमें यहाँ पे याद करनी है राम की गति, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से हम वही समय, दूरी और चाल वाला उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि हमें ये पता है कि श्याम जो है उसको 200 मीटर चलने में कितना समय लगने वाला है, उसको समय लगेगा 20 सेकंड। हम उसकी चाल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है श्याम का समय। श्याम जो है वो 200 मीटर तक चलता है, 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है? 20 सेकंड। तो यहाँ पे हम उसकी चाल यानी कि गति, तो चाल हम उसकी फाइंड करेंगे, किसकी? श्याम की चाल। श्याम की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 200, और वो समय कितना लगा रहा है? 20 मीटर। यहां से हमें श्याम की चाल कितनी मिल जाएगी? श्याम की चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गया आपके श्याम की चाल। जब हमें श्याम की चाल मिल गई है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि श्याम जो है वो पूरी 1200 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा, है ना। तो श्याम का समय ज्ञात करना है। तो श्याम का समय, श्याम का कुल समय, 1200 मीटर दौड़ने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 1200, और चाल कितनी है श्याम की? 10 मीटर पर प्रति सेकंड, है ना। इसको हम यहाँ से घटा देंगे तो श्याम का जो समय है वो आ जाएगा 120 सेकंड। कितना आ गया? श्याम जो है वो 1200 मीटर की दूरी पूरी करने में कितना समय ले रहा है? 120 सेकंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि श्याम को, राम जो है वो श्याम को 20 मीटर या 20 सेकंड से हरा देता है ना। 20 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि श्याम जो है वो राम जो है वो 1200 मीटर की दूरी जो है वो श्याम से 20 सेकंड पहले ही फिनिश कर लेता है ना। तो इसका मतलब हम राम का समय निकालेंगे, तो राम का समय क्या हो जाएगा? राम का समय बराबर श्याम का समय माइनस 20 सेकंड। तो श्याम का समय कितना है? 120 माइनस 20 सेकंड, तो राम का समय आ जाएगा 100 सेकंड। तो राम जो है वो क्या कर रहा है? 100 सेकंड में पूरे 1200 मीटर जो है वो दौड़ के कंप्लीट कर लेता है। तो हमें पता क्या, ज्ञात क्या करना है? राम की गति। तो राम की गति यानी कि
राम की चाल बराबर राम की दूरी, दूरी कितनी है 1200, और राम ने कितना समय लिया, राम ने समय लिया 100 सेकंड का, है ना। तो 1200 में 100 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 सेकंड, सॉरी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, राम की गति, है ना। ये वाले थोड़े से समय, दूरी और चाल वाले जो होते हैं उसको हमें फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद करना होता है और उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और सीधे से आंसर सिंपल वे में हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक विषम को चुनिए। हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में से हमें एक विषम को चुनना है। पेन, पेंसिल, पुस्तक और कागज। हम इसमें संबंध कैसे डिसाइड करेंगे? पेन और पेंसिल जो है वो किसके काम आते हैं, वो हमारे लिए लिखने के काम आते हैं ना। हम पेन पेंसिल से किस पे लिखते हैं, हम लिखते हैं पुस्तक पे भी वैसे, बट हम ज्यादातर किस पे लिखते हैं, कागज पे। तो हम यहाँ पे रिलेशन जो है वो पेन, पेंसिल और कागज का रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, लेकिन पुस्तक कहीं ना कहीं उनसे क्या है, डिफरेंट है ना। तो हमारा विषम ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोड में बास्केट, BASKET, बास्केट को लिखा जा रहा है $5, 3 स्टार हैश और 1। उसी कोड में ट्राइड को लिखा जा रहा है 14 स्टार हैश एंड 2, है ना। तो ये पूछ रहा है कि तो स्कर्ट को SKIRT को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे जो ये अल्फाबेट जो है वो कहीं हमें इन दोनों वर्ड के अंदर मिल जाएंगे ना। तो हम देखेंगे स्कर्ट को SKIRT को क्या लिखा जाएगा। एस के लिए हमारे पास में सिंबल है 3, एस के लिए हमारे पास क्या सिंबल है 3, के के लिए हमारे पास सिंबल है, के के लिए हमारे पास सिंबल है परसेंटेज, आई के लिए हमारे पास सिंबल है स्टार, आर के लिए हमारे पास सिंबल है 4, टी के लिए हमारे पास सिंबल है ऐसे फर्स्ट नंबर पे 1। तो हमारा क्या बन रहा है 3 परसेंटेज स्टार 4 एंड 1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो कोडिंग डिकोडिंग वाले जो होते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा बहुत उसका हिंट दे दिया होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक पिता उसके पुत्र से कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। जब पुत्र जो है वो पैदा हुआ था उस समय पिता की आयु जो थी वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं, ये पुत्र है, ये है पिता। जब बता रहा है कि जब पुत्र पैदा हुआ था, है ना, जब पुत्र पैदा हुआ था इसका मतलब जन्म के समय, और यहाँ हो जाएगा वर्तमान। तो जन्म के समय पुत्र की आयु ऑब्वियसली 0 होगी, है ना। और जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का, मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, है ना। तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई x। तो जब पुत्र पैदा हुआ था यानी कि जन्म के टाइम पे, उस टाइम पे पिता की आयु क्या रही होगी, पिता की आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर यानी कि क्या रही होगी x, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो पिता है उसकी वर्तमान आयु क्या रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या रहेगी, जितना जन्म के बाद, जितना अभी वर्तमान में जितनी आयु पुत्र की बढ़ी है उतनी ही आयु किसकी बढ़ेगी, पिता की भी बढ़ेगी। यानी कि पिता की आयु वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस एक्स, यानी कि ये हो गई 2x। तो पिता की वर्तमान आयु अभी कितनी हो गई 2x। आगे क्या बता रहा है, अगर पिता अब 36 के, वर्तमान में पिता की एज कितनी है 36, यानी कि जो वर्तमान हमने 2x फाइंड किया है, 2x बराबर है 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 36 डिवाइड बाय 2 बराबर 18। अब क्या पूछ रहा है, तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, हमें लड़के की, अब जो हमारी x जो वैल्यू आई है ना, x वर्तमान में किसकी आयु है, वो है वर्तमान में पुत्र की आयु। तो वर्तमान में पुत्र की आयु, पुत्र की आयु होगी 18 वर्ष। पूछ क्या रहा है, तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो 18 से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो 18 से हम 5 को माइनस करेंगे तो उसकी आयु आ जाएगी 13 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं, कुछ गाय है एवं कुछ क्या है, मुर्गियां हैं।
इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या क्या है 140 है। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब टोटल संख्या भी कितनी होगी 48, गायों की और मुर्गियों की संख्या मिला के कितनी होगी 48। बट पैरों की संख्या जो है वो गायों के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। पैरों की संख्या में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मुर्गियों की संख्या क्या है, मुर्गियों की संख्या हम x मान लेते हैं और गाय की संख्या हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, है ना। तो अब हम पैरों की बात करें, है ना, तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो इसका मतलब मुर्गियों के 2 पैर हैं, तो हम इसको कर देते हैं 2x, क्योंकि मुर्गी टोटल मुर्गियों के पैर कितने हो जाएंगे 2x। गाय के 4 पैर है ना, तो 4 पैर हम उसको क्या करेंगे, गाय की संख्या से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएंगे हमारे गायों के पैरों की संख्या। अब क्या बता रहा है प्रश्न में, इनके सिरों की संख्या जो है वो 48 है और पैरों की संख्या तो 140 थी। अब हम अगर देखें यहाँ पे 2x प्लस 4y ये पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या का योग जो है वो कितना है 140 है ना। तो यहाँ पे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और सिरों की संख्या 48 यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 48 है। हमने यहाँ पे दो समीकरण बना दिए, एक पैरों के लिए है और एक सिरों के लिए। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को बराबर करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा x वाला जो हमारे यहाँ पे पद है पूरा पद एक पद से यहाँ से एक दोनों से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो पद ही पूरा हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास केवल एक ही पद बचेगा, है ना। तो इसके लिए हम करते हैं दूसरे वाले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं नया समीकरण यहाँ पे बना रहा हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 और 2 से इन सब का मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो हो जाएगा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 48 से 2 का मल्टीप्लाई 96। अब इसको हम करेंगे माइनस, 2x से 2x सीधा कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो हमारे पास आएगा 2y और 140 में से 96 जाएगा तो हमारे पास आएगा 44, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बराबर हो जाएगा 44 बटा 2, y बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 22। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22 और y क्या है, y हमारी गाय है ना। तो हमें किसकी संख्या पूछे, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या x प्लस वाई हमारा दोनों का मिला के कितना था, x प्लस वाई दोनों मिला के था 48, तो y हमारे पास आ गया है 22, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 माइनस 22 बराबर 26। मुर्गियों की संख्या 26, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। छह दोस्त मानस, नरेश, ओम, पुरु, कुरैशी और रिजवान दो पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में तीन जने बैठे हैं। कुरैशी किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं बैठा हुआ है ना। पुरु रिजवान के बाई और दूसरे स्थान पर है। हम यहाँ पे तीन की पंक्ति बना रहे थे, एक पंक्ति बन गई हमारी ये। क्या बता रहा है, पुरु रिजवान के बाई और बैठा है, जहां पे रिजवान बैठा है उसके बाई और ठीक दूसरे स्थान पे बैठा है ना। तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे, इसका मतलब रिजवान यहाँ बैठेगा और उसके बाई और एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे बैठेगा पुरु। ओम कुरैशी का पड़ोसी है। ओम जो है वो किसका पड़ोसी है, कुरैशी का, यानी कि वो दूसरी पंक्ति में, जो दूसरी पंक्ति यहाँ पे आएगी उसमें ओम जो है वो कुरैशी का पड़ोसी है और पुरु के तिरछे बैठे हैं। पुरु के क्या बैठे हैं, तिरछे, यानी कि जो पुरु है उसके बिल्कुल ही तिरछे कौन बैठा है, ओम। तो ये हो गया ओम और वो किसका पड़ोसी है, कुरैशी का, मतलब कुरैशी जो वो ओम के बिल्कुल ही पास में बैठा हुआ है। नरेश रिजवान का पड़ोसी है, नरेश जो है वो रिजवान का पड़ोसी है। एन आ जाएगा यहाँ पे, बचा कौन, बचा हमारा मानस, तो मानस आ जाएगा यहाँ पे। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर पहचानो कि नरेश के सम्मुख कौन बैठा है। हमें बताना कि इस नरेश के सम्मुख कौन बैठा है, तो नरेश के सम्मुख है कुरैशी, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। शब्द संयोजन के निम्न दिए चार विकल्पों में से कोई तीन एक समान पैटर्न को निरूपित करते हैं। इनमें से कोई तीन ऐसे शब्द हैं जो एक समान पैटर्न को निरूपित कर रहे हैं तथा चौथा अलग तरह का है। कौन सा शब्द संयोजन अलग पैटर्न को निरूपित करता है, बी, क्यू, जे और एल। हम देखेंगे कि बी से क्यू तक
बी जो है उससे क्यू तक जा रहे हैं, तो कितने अल्फाबेट प्लस किए हुए हैं ना, तो हमारा बी है उससे क्यू तक जाएंगे हम 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे बी में +15 शब्द आगे गए तब जाके आया क्यू। फिर क्यू से जे में जा रहे हैं ना, तो क्यू यहाँ पे है उससे जे जा रहे हैं, यानी कि वो अल्फाबेट को कम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 सात स्थान कम किया, यानी कि क्यू -7 कर रहे हैं तब जाके आ रहा है जे। फिर जे से एल यानी कि +2 किया जा रहा है, जे में किया जा रहा है +2, तब आ रहा है क्या, एल आ रहा है। तो ये एक पैटर्न आ रहा है, हमने ऑप्शन ए में नोट किया। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में जे से वाई तक जा रहे हैं, जे से वाई तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है ना। तो जे से वाई तक जाने में भी जे +15 कर रहे हैं तब आ रहा है वाई। वाई से एस, वाई से वापस एस तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कितना जा रहा है 6, तो वाई से माइनस कर रहे हैं 6 तब जाके आ रहा है एस। फिर क्या कर रहे हैं एस से यू तक जा रहे हैं 1 और 2, एस +2 कर रहे हैं तब आ रहा है यू। तो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं हम कि जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो माइनस किया जा रहा है वो 6 किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को एक बार और देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जी से बी तक, जी से बी तक जब जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 आ रहा है। +15 करने पे हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। फिर बी से ओ, बी से ओ में जब जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि -7 करते हैं तो हमारा आ जाता है ओ। ओ से क्यू +2 पे आ रहा है आपका क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है 7 में काम हो रहा है, तो ये हमारा सेम पैटर्न है। सिमिलरली जो डी में ऑप्शन जो दे रखा है वो भी 15 7 और 2 का ही पैटर्न रहने वाला है। कौन सा पैटर्न चेंज है, 15 6 और 2 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा जो पैटर्न है वो समान पैटर्न को निरूपित नहीं कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को, सॉरी नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, उन शब्दों को हमें सार्थक क्रम में निरूपित करना है ना। आमतौर पे देखें तो ये हिंदी के शब्द नजर आ रहे हैं हमें, जो हिंदी में किस तरीके से इनको हम निरूपित करते देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आगमन क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का या कहीं पे भी हमारा क्या होगा आगमन, तो सबसे पहले आएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन। फिर आगमन के बाद क्या होती है, जब हम आते हैं तो परिचय होते हैं, क्या होता है परिचय, यानी कि नंबर 5। परिचय के बाद क्या होती है, परिचय के बाद होता है प्रस्तुतिकरण। क्या करेंगे हम, प्रस्तुतिकरण, तो होगा नंबर 1। प्रस्तुतिकरण के बाद होती है चर्चा, नंबर 4, और चर्चा के बाद होती है सिफारिश, नंबर 2। तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन में बस हम आपको शब्दों के अर्थ को समझना है। क्वेश्चन नंबर 19, विलुप्त को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे विलुप्त को ज्ञात करना है। हमारा जो थर्ड नंबर का डायग्राम है उसमें क्वेश्चन मार्क रखा है, उसमें क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का डायग्राम है 16 5 2 6 और बीच में दे रखा है 119, यहाँ पे क्या चीज का डिफरेंस हो रहा है हम ये देखेंगे। हम देखते हैं कि 16 और 6, 16 और 6 का हम डिफरेंस करते हैं, 16 -6 करते हैं तो हो रहा है आपका 10, 5 -2 करते हैं, 5 -2 तो हो रहा है आपके 3, और जब इस 10 का हम स्क्वायर कर दे तो बन जाएगा आपका 100, जब इस 3 का हम स्क्वायर कर दे तो बन जाएगा आपका 9, और इन दोनों को हम जोड़ दे तो बन जाता है आपका 109। सिमिलरली हम बात करते हैं सेकंड नंबर के जो डायग्राम है उसकी, 22 -15, 22 -15 यहाँ पे आएगा आपके 7, और 7 का अगर आप स्क्वायर करो तो आ जाएगा आपके 49 है ना। 21 -19 यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा आपके 2 का, 2 का स्क्वायर करो तो बन जाएगा आपके 4, और 49 + 4 कितना हो जाएगा 53, जो कि आपके मिडल वाला टर्म आ रहा है। सिमिलरली हम इस लास्ट वाले में ट्राई करेंगे, 17 - 13 आएगा हमारा 4, और 4 का हम कर देंगे स्क्वायर जो कि बनेगा हमारा 16, 51 - 48 जो कि आएगा हमारा 3, कर देंगे हम 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारा 9,
और 16 और 9 का हम जब योग करेंगे या उनको हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा 25। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो न तो अध्यापक हैं और न ही सहायक हैं। यहाँ पे हमें तीन शेप दे रखे हैं, पहला है वृत्त का, दूसरा है एक त्रिभुज का और एक है आयत का। यहाँ पे जो वृत्त है वो खिलाड़ियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो दर्शा रहा है अध्यापक को और आयत जो है वो दर्शा रहा है गायक को, है ना। पूछा क्या गया है कि ऐसे कितने खिलाड़ी है जो ना तो अध्यापक है और ना ही गायक है, वो ना तो अध्यापक है। तो अध्यापक वाला हमारा क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर जो संख्या नहीं आ रही है वो कौन सी नहीं आ रही है, 12 नहीं आ रही है, और कौन सी नहीं आ रही है त्रिभुज के अंदर 17 नहीं आ रही है, और कौन सी नहीं आ रही है, बस दो संख्या त्रिभुज में तो नहीं आ रही है। फिर क्या बोल रहा है कि ना ही वो गायक है, तो गायक जो है वो अपना क्या है ये वाला आयत, तो 17 जो है वो तो आयत का आ रही है, इसका मतलब ये हमारे काम की नहीं है। 12 जो है वो आयत से भी बाहर है और त्रिभुज से भी बाहर है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 12 तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या श्रृंखला 3, 4, 9, 16 और 81, क्या बताना हमें इसमें। नेक्स्ट आगे क्या आएगा हम देखते हैं यहाँ पे। 3, 4, 3, 4 का हमें ऐसे कोई अगर 3, 4 का संबंध देखे भी से तो एक संख्या प्लस हो रही है, बट अगर जैसे ही हम आगे जाते हैं तो 4 से 9 वहां पे सीधी 5 संख्या प्लस हो रही है, और आगे जाते हैं तो वहां पे सीधी क्या हो रही है 7 संख्या प्लस हो रही है। तो इसमें हम ज्यादा कोई हमारे यहाँ संबंध डिफाइन नहीं कर पा रहे, बट अगर हम देखें कि 3 से 9 को देखें एक संख्या को छोड़ के, तो जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं क्या करते हैं 3 का स्क्वायर तो वो बनता है हमारा 9। सिमिलरली अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं वो बनता है 16। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं वो बनता है हमारा 81। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर करके, किसका 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा हमारी नेक्स्ट आने वाली संख्या 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 6 9 6 1 256। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। श्रृंखला सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, हमें उसमें बस संबंध फाइंड आउट करना होता है। अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, हमें यहाँ पे अन्य से भिन्न जो अक्षर है उसको फाइंड आउट करना है। फिर से ये वही अल्फाबेट्स का क्रम नियोजन वाला है, एक्स जेड सी जी, एक्स जेड और सी जी। अगर हम देखें एक्स जेड सी और जी, एक्स से जेड, एक्स से जेड जा रहे हैं प्लस हो रहे हैं 2, जेड से जा रहे हैं सी, जेड से जा रहे हैं हम सी, तो क्या हो रहा है प्लस 2। सी से जा रहे हैं जी, सी से जा रहे हैं जी, तो 1 2 3 4 कितना प्लस हो रहा है 4। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ओ क्यू टी एक्स, ओ से जा रहे हैं क्यू, ओ से जा रहे हैं क्यू प्लस 2, क्यू से जा रहे हैं टी प्लस 3, टी से जा रहे हैं एक्स, टी से जा रहे हैं एक्स प्लस 4। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की, आई एम एन क्यू, आई से जा रहे हैं एम, आई से एम 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है सीधा सीधा 4। एम से जा रहे हैं एन, एम से जा रहे हैं एन तो हो रहा है ये प्लस 1 में, एन से जा रहे हैं क्यू, एन से क्यू प्लस 2 जा रहा है ना। बात करते हैं हम ई जी जे एन की, ई से जी, ई से जी जा रहे हैं प्लस 2, जी से जे जा रहे हैं प्लस 2 सॉरी 3, है ना। फिर जे से एन जा रहे हैं, जे से एन जा रहे हैं 1 2 3 और 4 प्लस 4। यहाँ पे जितनी भी हम देख रहे हैं पैटर्न क्या बन रहा है प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, है ना। यहाँ पे भी ये आपका 3 ही है ना, यहाँ पे भी 2 3 और 4 बन रहा है, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है आई एम एन क्यू जहाँ पे आपका बन रहा है 4 1 और 2 का। तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे विषम, यानी कि जो अन्य से भिन्न है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कथन, कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या भारत को विकास के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है। क्या बताया जा रहा है कि जो विकास की योजना होती है उनकी आवश्यकता है या नहीं। प्रश्न इसमें तर्क क्या कह रहा है, हाँ उचित योजनाओं के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। तो योजनाएं बनानी तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा तर्क क्या कह रहा है, नहीं योजनाओं पर बहुत ज्यादा समय
धन तथा ऊर्जा व्यय होती है ना। तो अगर हम ये देखें कि ज्यादा ही समय व्यर्थ हो रहा है ना, धन का व्यय हो रहा है, तो इन सब चीजों को देखकर हम योजनाएं ना बनाए तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारा तर्क एक जो है वो मजबूत है और तर्क दो जो है वो मजबूत नहीं है। तो हम देखेंगे तर्क एक, केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? यहाँ पे तीन ज्यामितीय आकृतियां हैं, त्रिभुज, आयत और सर्कल। हमें बताने की कौन सी संख्या है जो इन सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। हम देखते हैं दो जो है वो आयत में है और सर्कल में यहाँ पर त्रिभुज में नहीं है। चार जो है वो त्रिभुज में है, सर्कल में यहाँ पर आयत में नहीं है। लेकिन ये जो तीन जो है वो त्रिभुज में भी है, सर्कल में भी है और आयत में भी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए संख्या 3 जो कि तीनों ज्यामितीय आकृति में है। क्वेश्चन नंबर 25, दो प्रश्न आकृतियां है जिनमें समान विशेषता है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो समानता दर्शाती है ना। यहाँ पे मैं दो आकृतियां दे रखी है, इसके अंदर क्या है, दो तो बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है और तीन डॉट है। यहाँ पे भी अगर हम देखें दो बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है और तीन डॉट है। इसी टाइप की समानता वाली आकृति हमें देखनी है। क्या हमें आकृति कहीं और दिख रही है? दो बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है और तीन डॉट है। यहाँ पे देखिए अगर हम तो बड़ी लाइन तो एक है और छोटी लाइन है दो है, तो ये तो हमारा कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे बड़ी लाइन है दो, यहाँ पे भी बड़ी लाइन है दो, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तीन बड़ी लाइन है जबकि हमें एक छोटी लाइन चाहिए, यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उक्त विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से सबसे अधिक मिलता हुआ है। यहाँ पे हमें एक वर्ड दे रखा है WRD6 7 और S। हमें क्या बनाना है, इसकी दर्पण छवि बनानी है। हमें पता है दर्पण छवि जो होती है वो इसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में बनती है। यहाँ पे दर्पण छवि क्या बनेगी, S7, ये 6 हो गया, ये D हो गया, R बनेगा कुछ इस तरह से और W बनेगा इस तरह से। हम देखते हैं कि ये वाली जो छवि है वो कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है, ना ही इस ऑप्शन में है ना ही इस ऑप्शन में। हमारा ये ऑप्शन जो है वो क्या बनता है, इसका परफेक्ट पेयर बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दर्पण छवि वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें बहुत ध्यान रखना होता है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है हमें उपयुक्त अंक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनुपात दे रखे हैं और समानुपात में 156 दे रखा है, 56 और 57। अब हमें इसको यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से ये संबंध स्थापित करते हैं। जिस तरीके का संबंध जो है वो 56 और 72 में है, उसी तरीके का संबंध की संख्या हमें 156 के साथ हो वो वाली हमें ज्ञात करनी है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 56 और 72 जो है वो एक पहाड़े के अंदर आते हैं। कौन से पहाड़े में आते हैं? वो आते हैं 8 के पहाड़े में, है ना। 8 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं तो हमारा आता है 56। तो 7 into 8 क्या होता है, 56। 56 के लिए क्या इसका गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 into 8। अगर हम बात करें 72 की तो 72 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 8 into 9। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये तीनों संख्या 7, 8 और 9 आ रही है, बट 7 और 8 जो है नेक्स्ट आने वाली संख्या 8 जो है, उस 8 में अगली संख्या जो 9 आ रही है उसके साथ क्या किया गया, गुणा किया गया, यानी कि 8 में किया गया 9 का गुणा। तो हमें वही संख्या उसी तरीके की संख्या में क्या करना है, ज्ञात करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 156 जो है उसके ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे जो आपस में क्या हो, दोनों गुणनखंड की संख्या जो एक दूसरे के पास हो। जैसे 9 10 हो गया, जैसे 11 12 हो गया, जैसे 12 13 हो गया। तो 156 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 12 और 13। क्या होते हैं, 12 और 13। अगर 12 का 13 से हम मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 156, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई 13 से हो रहा है। हमने देखा था यहाँ पे कि जो संख्या अंतिम संख्या थी उसमें उससे अगली संख्या का गुणा किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे 13 में करेंगे 14 का गुणा। 13 में 14 का गुणा करके देखते हैं हम कितना आता है, 182। तो हमारी यहाँ पे संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 182। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कोलॉजी संबंधित है इतिहास से, उसी प्रकार सेफोलॉजी संबंधित है
जिस तरीके से आर्कियोलॉजी जो है वो इतिहास से संबंधित है, उसी तरह सेपोलॉजी किससे संबंधित है। यहाँ पे ध्यान देना, ये सेपोलॉजी लिखा है, ये साइकोलॉजी। कभी कभी हमारी देखते हैं हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको साइकोलॉजी मान लेते हैं, और साइकोलॉजी मानते हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान पे टिक कर देते हैं। बट ये साइकोलॉजी नहीं है, ये है सेपोलॉजी। और सेपोलॉजी जो है उसका मतलब क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया या चुनाव से रिलेटेड कुछ ये बोध करता है। तो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव विज्ञान जो है, वो चुनाव विज्ञान कहीं कहीं राजनीति से संबंधित है और राजनीति की एक शाखा है। तो इसका मतलब हमारा सेपोलॉजी का संबंध सीधा सा हो जाएगा राजनीति से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विषम अंक जोड़ी को चुने, हमें क्या चुनना है, विषम अंक का जोड़ा चुनना है। 6 5 है ना, हम देखते हैं यहाँ पे कि 6 और 15, अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 का हम डबल करते हैं और उसके अंदर तो ये आ रहा है हमारा 12। 12 में कितना ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है, प्लस 3 करेंगे तो आ रहा है हमारा 15। सिमिलरली 21 का डबल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42। उसके अंदर एक जोड़ने पे हमारे आ रहा है 43। 25 का डबल 50, उसमें एक प्लस करने पे आ रहा है हमारा 51। 29 का डबल 58 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 59। यहाँ सब में तीनों ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। बट जो ऑप्शन ए जो है 6 और 15 वाला, उसमें कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, विषम जोड़ा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि MEAT को लिखा जा रहा है TEAM के रूप में, है ना, तो बताइए BALE को कैसे लिखा जाएगा। हमें देखना है कि BALE को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं MEAT, इसको क्या लिखा जा रहा है, TEAM। क्या किया जा रहा है, तो M जो है वो पीछे आ गया और T जो है वो आगे आ गया। लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो आगे आ रहा है और आगे वाला अल्फाबेट पीछे जा रहा है। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, हमारे BALE है, लास्ट वाला पीछे चला जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा, EALB। EALB ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अनुक्रम पूरा करें। सिल्क का संबंध सेरिकल्चर से है, उसी तरह हमें बताना है कि शहद का कल्चर किससे है। सिल्क मतलब जो सिल्क का काम किया जाता है उसका, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरिकल्चर। तो शहद का काम, यानी कि शहद का निर्माण करने का जो काम जो किया जाता है, उसकी जो हम फार्मिंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो शहद की फार्मिंग जो करते हैं उसको कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसका सीधा सा संबंध, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, राहुल ने आनंद को कहा, राहुल ने आनंद को कहा, कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, राहुल कह रहा है आनंद से, राहुल क्या कह रहा है कि कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, यानी कि राहुल की दादी, राहुल की दादी की पुत्री, यानी कि उसकी पुत्री कहीं कहीं यहाँ पे आएगी कि एकलौते भाई, ये है राहुल की दादी की पुत्री और उसका एकलौता भाई, तो ये दोनों है भाई बहन। तो ये तो होगी फीमेल, ये हो गई, ये उसका भाई यानी कि ये हो गया मेल। ये भाई को एकलौता भाई बोला हुआ, तो एकलौता भाई यानी कि केवल एक ही भाई है उसका, को हराया। तो राहुल की दादी की पुत्री के एकलौते भाई को हराया ना, तो एकलौते भाई का संबंध जो, तो सीधा सीधा उसका संबंध किससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा राहुल के पिता से। तो राहुल ने किसको हराया, राहुल ने अपने पिता को हराया। ठीक है, जिस प्रकार से हम ये अगर हम डायग्राम बना के देखते हैं, हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर हमें यहाँ पे यहीं पे मिल जाएगा, बिल्कुल डायग्राम पे थ्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वेन आरेख मोटे पुरुष, नीली आंखें वाले व्यक्ति और भारतीय में सही संबंध दर्शाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें क्या दे रखा है, वेन आरेख में मोटे पुरुष, नीली आंखों वाला व्यक्ति और भारतीय जो है वो तीनों ही अपने आप में अलग, इनमें कुछ संबंध हमें यहाँ पे अभी तक कुछ दर्शाया नहीं है इन्होंने, है ना। ऑप्शन ए को देखे तो ये क्या दर्शाता है कि सारे के सारे वर्ग व्रत जो है वो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं कि जो मोटे पुरुष जो है वो सारे नीली आंखों वाले और सारे नीली आंखों वाले पुरुष जो है वो भारतीय है। तो ऐसा तो हमें कहीं प्रश्न में बताया नहीं गया। यहाँ पे देखे ये ऑप्शन भी कहीं किसी भी तरीके से संकट नहीं बैठता है। ये ऑप्शन भी फिर से वही आ गया कि जो दूसरे व्रत जो है वो उसके अंदर आ रहे हैं, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को देखे तो तीनों व्रत जो है वो इंडिपेंडेंट तो है ही है, बट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपस में मिल रहे। क्यों मिल रहे, क्योंकि हो सकता है कि
मोटे पुरुष जो है वो नीली आंखों वाले हो सकते हैं, और जो नीली आंखों वाले हैं वो भारतीय हो, ऐसा भी संभव है, और जो मोटे पुरुष है वो भी भारतीय हो, ये भी संभव है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, कौन सा अन्य से भिन्न है? आइजॉल, दिसपुर, मणिपुर और शिलोंग। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये तीनों जो है वो क्या है, राजधानियां हैं, बट मणिपुर जो है वो अपने आप में एक राज्य है। तो सबसे भिन्न क्या हो गया, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी, क्यू, आर तथा एस एक कैरम का खेल खेल रहे हैं। पी तथा आर साथी है, पी और आर जो साथी है। एस तथा क्यू साथी है। एस का साथी कौन है, क्यू है। एस आर के दाहिने ओर बैठा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। एस जो है वो आर के दाहिने ओर बैठा है, और आर का मुंह किस तरफ है, पश्चिम की ओर है, यानी कि आर का मुंह पश्चिम की ओर है। तो आर कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे, ये कैरम है, आर यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका मुंह है पश्चिम की ओर, और एस आर के दाहिने बैठा है। एस जो वो आर के दाहिने बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्यू के मुंह की दिशा क्या होगी, या दिशा होगी, क्यू जो है उसकी मुंह की दिशा में ज्ञात करना है। तो एस का साथी कौन है, एस का साथी है क्यू, तो क्यू उसके सामने बैठेगा। आर का साथी है पी, पी यहाँ पे बैठ रहा है। क्यू की दिशा हमें बतानी है, तो क्यू की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है, यानी कि एक्स जिसको हम मैथमेटिकल भाषा में गुणा बोलेंगे सिंबॉलिक में, डी का मतलब है भाजक का निशान, है ना, तब 18C 14A 6B 16D 4 क्या होगा? हम हमें क्या करना है, जितने भी अल्फाबेट है उसको हम इन चिन्हों से रिप्लेस कर देंगे। 18C की जगह आ जाएगा आपके गुणा, 14 ए की जगह आ जाएगा आपके प्लस 6, बी की जगह आ जाएगा आपके माइनस 16, डी की जगह आ जाएगा आपके भाजक, और फिर 4। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या करता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर हम करेंगे भाग, फिर करेंगे गुणा। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम कर देंगे भाग, और यहाँ पे इसका हम गुणा भी कर सकते हैं। तो 14 और 18 और 14 का गुणा करेंगे, 252 प्लस, इसको एज इट इज 6 रख देंगे अभी, क्योंकि इसका पहले हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे 16 का 4 से, तो माइनस का आएगा 4, है ना। अब इसके हम टोटल जो भी आगे का जोड़ बाकी रहता है वो यहाँ से कर लेते हैं। 256 6 माइनस 4 2 आएगा, और उस 2 को हम, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 18 सी आ रहा है गुणा में, सी आ रहा है 14, ए आ रहा है प्लस में, प्लस में सी आ रहा है 6, बी उसके बाद बी आ रहा है जो कि यहाँ आपका माइनस में, फिर आ रहा है 16, डी आ रहा है भाग में, और फिर आ रहा है अंत में 4। तो 18 गुणा 14, 2 3 4 7 8 और 1 2, यहाँ पे हो गया 15 1 2, 252 प्लस 6, और यहाँ पे हम करेंगे इसका डिवाइडेशन, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस का 2, बराबर है ये 252 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर 254। 254 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। हाँ, बोर्डमास रूल में आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोर्डमास रूल में सबसे हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हम करेंगे भाग, फिर देन करेंगे हम गुणा, फिर बाकी और जोड़। राम 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं घूमता है, फिर 4 किमी और 4 किमी जाता है ना। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर। तो राम जो है वो यहाँ पे है, वो जा रहा है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर बाएं घूमता है, बाएं घूम के वो जाता है 4 किलोमीटर, यानी कि वो जा रहा है 4 किलोमीटर, फिर दाएं घूमता है, दाएं घूम के फिर वो जा रहा है 5 किलोमीटर, यानी कि ऐसे ऊपर जा रहा है वो 5 किलोमीटर, फिर वह दाई ओर मुड़कर 4 जाता है, फिर से वो दाई ओर मुड़ता है और कितना जा रहा है 4 किलोमीटर। वह अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूरी पर है, हमें बताना है कि ये जो दूरी है वो जो उसने यात्रा शुरू की थी वहां से कितनी दूरी पे है। तो हमारा ये जो डिस्टेंस है वो होगी हमारी 5, क्योंकि जो उसने यहाँ से जो शुरुआत की थी तो वो कितनी की थी, 5 डिस्टेंस उसने कवर किया था। तो हम कर देंगे 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, हमारा आंसर आ जाएगा
15, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जिस प्रकार के ओ आर टी संबंधित है पी जे डब्ल्यू ओ से, उसी प्रकार एफ आई एन आर इससे संबंधित है। हमें यह बताना संबंध क्या करेंगे हम, अल्फाबेट में क्या किया जा रहा है, वृद्धि करके या उसको अल्फाबेट को ज्यादा करके हमें दूसरा दूसरा शब्द बनाया जा रहा है। हम देखते हैं के ओ आर टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पी जे डब्ल्यू ओ, के से पी में तो कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 2 3 4 और 5 प्लस 5। ओ से जे, ओ से जे 1 2 3 4 और 5 माइनस 5। आर से डब्ल्यू 1 2 3 4 और 5 फिर से प्लस 5। ओ से यहाँ से आ रहा है टी से ओ, टी से ओ 1 2 3 4 और 5 माइनस में 5, क्या हो रहा है प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 और माइनस 5। तो हम देखेंगे अभी कि हमारा जो एफ आई एन आर, एफ आई एन आर, एफ एफ हम क्या करेंगे प्लस 5, प्लस 5 करने पे 1 2 3 4 और 5 आएगा हमारा जे। आई का हम करेंगे माइनस 5, 1 2 3 4 और 5 आएगा हमारा यहाँ पे डी। 1 2 3 4 5, एक मिनट एफ आई एन आर, ओ से जा रहे हैं जे तक, 1 2 3 4 5, आई से जाएंगे जे तक, हाँ सॉरी आई से जाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5 आना चाहिए यहाँ पे डी। सॉरी यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला जो था यहाँ पे आएगा आपके जे नहीं आएगा। जब एफ से हम 5 प्लस करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 वहां पे आता है हमारा के। उसके बाद एन से हम क्या करेंगे प्लस 5, एन से जब हम प्लस 5 करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 आएगा हमारा एस। और आर से माइनस 5 करेंगे 1 2 3 4 और 5, आर से माइनस 5 करेंगे तो हमारा आएगा एम। तो के डी एस एम, के डी एस एम यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, एक वृत्त में खड़े हैं, डी डी एवं सी के मध्य है। जो बी है वो कहाँ है, डी एवं सी के मध्य। ए जो है वो ई एवं सी के मध्य है और एफ जो है वो डी के दाहिने तरफ है। यहाँ पे सीधा सीधा पहले ही दे रहेगा कि एफ जो है वो क्या है डी के दाहिने तरफ। हम 6 वृत्त में खड़े हैं तो 6 सर्कल बना देते हैं वृत्त के लिए। बता रहे हैं एफ जो है वो डी के दाहिने तरफ, यानी कि यहाँ पे डी है तो उसके दाहिने तरफ कौन है, एफ है। बी जो है वो डी और सी के मध्य है, डी और सी के मध्य, यानी कि यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा सी। ए जो है वो ई एवं सी के मध्य है, ई एवं सी के मध्य, सी एवं ई को यहाँ रख देंगे तो सी एवं ई के मध्य आ गया हमारा ए। पूछ क्या रहा है ए एवं एफ के मध्य कौन है, ए एवं एफ के मध्य कौन है, तो ए एवं एफ के मध्य हमारा आ गया ई। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। पंजा बिल्ली, जिस तरीके से बिल्ली का संबंध है पंजे से, उसी तरह खुर के साथ किसका संबंध है। तो खुर क्या होता है, घोड़े का। खुर किसका होता है, घोड़े का। हाथी का खुर नहीं होता, चीता का नहीं होता और भेड़ का भी नहीं होता। चीता का क्या होता है, पंजा होता है। भेड़ का भी क्या होता है, खुर नहीं होता और हाथी का भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एक महिला एक व्यक्ति को उसकी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है, वह महिला व्यक्ति से कैसे संबंधित है। क्या बता रही है, एक महिला है वो एक व्यक्ति को, किसी और व्यक्ति को उसकी माँ के, यानी कि महिला की, उस महिला की जो महिला है उसकी माँ के भाई के पुत्र, उस महिला की माँ के भाई के पुत्र, भाई के पुत्र के रूप में पुत्र के रूप में परिचय करवाती है। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, मेल है, पुत्र के रूप में परिचय करवा रही है। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, हमें बताना कि यह व्यक्ति इसी महिला से किस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ तो ये बता रहा है कि ये इसका भाई है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके मामा का लड़का हुआ। क्या हुआ, ये उस महिला के मामा का लड़का। बट हमारे ऑप्शन में ममेरा भाई नहीं दे रखा है, ममेरा भाई नहीं दे रखा, तो हमें किस पे टिक करना है, चचेरे भाई पे। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह
बाई ओर मुड़ा। रोहन किस तरफ जा रहा था? पश्चिम की ओर जा रहा था। रोहन जो है वो जा रहा है पश्चिम की ओर। फिर वह मुड़ा बाई ओर। फिर घड़ी की फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमा। फिर वह कौन सी दिशा में घुमा? घड़ी की सुई की दिशा में 90। पहले तो इस दिशा में घुमा, फिर घड़ी की सुई की दिशा है ना, घड़ी की सुई की दिशा कौन सी तरफ घूमती है? अपने दाहिनी ओर। दाहिनी ओर वो कितना मुड़ा? 90 डिग्री घुमा। 90 डिग्री तक घूमेगा, वो इस तरफ घूमेगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब बताने कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। इसका मतलब वो जा रहा है पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संतोष से छोटा है तथा रमेश टिकम से बड़ा है। हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रकाश है वो संतोष से छोटा है, यानी कि संतोष बड़ा है, प्रकाश उससे छोटा है। रमेश टिकम से छोटा है। कोई एक और रमेश है जो टिकम से छोटा है। एक बार मैं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रमेश टिकम से छोटा है, सॉरी टिकम से बड़ा है। तो रमेश आएगा ऊपर और टिकम आएगा नीचे। फिर क्या बता रहा है? रमेश संतोष से छोटा है। जो रमेश है वो संतोष से तो है छोटा, इसका मतलब वो कहीं पे यहाँ पे नीचे आएगा। निम्न में से कौन सा से कथन सही है ना, हमें बताना कि कौन सा कथन सही है। रमेश प्रकाश से बड़ा है या रमेश प्रकाश से बड़ा है। अब हमें बोला गया कि यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो रमेश को बोला गया कि वो प्रकाश से छोटा है, बट कहीं ना कहीं सॉरी रमेश संतोष से छोटा है, बट हमें कहीं ये नहीं बताएगा कि वो प्रकाश से छोटा है या बड़ा है। तो और बता क्या रहा है हमें कि रमेश जो है वो प्रकाश से बड़ा है। तो इस ऑप्शन में हम आंसर पूर्णतया हम आंसर नहीं दे सकते। फिर क्या बता रहा है? संतोष रमेश से बड़ा है। संतोष जो है वो रमेश से बड़ा है। तो हाँ हम ये बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतोष जो है वो रमेश जो था वो संतोष से तो छोटा है, लेकिन प्रकाश क्या है? तो हम देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे हम इसको। प्रकाश संतोष से छोटा है। यहाँ पे आ रहा है आपका संतोष और यहाँ पे आ रहा है आपका प्रकाश। रमेश टिकम से बड़ा है। रमेश जो है वो किससे बड़ा है? टिकम से। रमेश जो है वो टिकम से बड़ा है। उसके अलावा हमें इनका जो है वो यहाँ पे संबंध अभी दे रखा है, वो क्या है? रमेश संतोष से छोटा है। रमेश जो है वो संतोष से छोटा है, यानी कि संतोष कहीं ना कहीं इधर इससे तो रमेश से तो बड़ा ही है, रमेश से तो संतोष बड़ा ही है। पर हमें ये नहीं दे रखा है कि प्रकाश जो है वो सबसे छोटा है या रमेश और टिकम कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रमेश प्रकाश से बड़ा है। क्या बोल रहा है? रमेश जो है वो प्रकाश से बड़ा है। तो इसको हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वहां पे पूरा पूरा सही से आंसर नहीं देगा। संतोष रमेश से बड़ा है। संतोष जो है वो रमेश से बड़ा है। तो हाँ संतोष ऑब्वियसली रमेश से बड़ा है, क्योंकि हमें बताया कि रमेश जो था वो तो संतोष से छोटा ही है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी संतोष रमेश से बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं वो सही हो सकता है ना। टिकम सबसे छोटा है, टिकम सबसे छोटा है। इसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रकाश का और हमें इन दोनों का संबंध अभी तक नहीं बताया गया था। तो हम ऑप्शन 3 को भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और ऑप्शन 1 को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? केवल ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक बस स्टैंड से जयपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। कितने मिनट में? प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पूर्व ही बस जा चुकी है, 10 मिनट पहले ही बस जा चुकी है, अगली बस आएगी 9:35 पर। अगली बस कितने बजे आएगी? 9:35 पे, यानी कि अगली बस आने वाली है 9:35 पे। अगर 9:35 पे आ रही है तो इसका मतलब हर आधे घंटे में बस जा रही है। तो जो बस पहले गई वो कितने बजे गई थी? वो बस गई थी 9:05 पर। कितने पे गई थी? 9:05 पर। और पूछताछ लिपिक ने बताया था कि 10 मिनट पहले ही बस जा चुकी है। उसने क्या बताया था? कि बस जो 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी थी? हमें क्या बताना है? यह सूचना जो है वो कितने बजे दी थी, है ना। तो 10 मिनट पहले दी थी, इसका मतलब अगली बस जो आने वाली है उससे 10 मिनट पहले, यानी कि वो सूचना कहीं ना कहीं उसको दी थी 9:15 पर। कितने मिनट पर?
9:15 क्यों? क्योंकि उसने बताया था कि 10 मिनट पहले ही बस जा चुकी है, तो 10 मिनट पहले यानी कि 9:15 तक सूचना थी, उससे 10 मिनट पहले 9:05 पे बस जा चुकी थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9:15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वह सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति को अपने में समाहित कर ले। यहाँ पे हमें एक प्रश्न आकृति दे रखी है, वो इन चारों ऑप्शन में से किस आकृति में निहित हो रही है ना। यहाँ पे अगर देखें तो इस आकृति का कोई भी मेल यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है ना। इस आकृति में देखें तो यहाँ पे ये लाइन जा रही है, फिर यहाँ पे एंगल बन के यहाँ तक आ रही है, छोटी सी लाइन, और फिर से यहाँ पे एंगल बना रही है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये जो आकृति है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, समाहित हो रही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि के एल का भाई है। के जो है वो क्या है, एल का भाई है, इसका मतलब के हमारा हो गया भाई, यानी कि वो मेल है। ओ के का पिता है, ओ जो है वो के का पिता है, ओ जो है वो के का पिता है, इसका मतलब ये भी क्या है, मेल है। और के का पिता, इसका मतलब इन दोनों का ही पिता हुआ, वो एम एन का भाई है। एम जो है वो एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है। एन जो है एल की पुत्री है। ये जो एन है वो किसकी पुत्री है, एल की। ये दोनों हम इसको ले आएंगे यहाँ पे, पुत्री के लिए हम इसको डिनोट कर देंगे माइनस से, जो कि फीमेल होगी, और ये हो गया यहाँ पे प्लस। क्या बता रहा है, तो एम का चाचा कौन है, हमें बताना कि इस एम का चाचा कौन है। तो एम का चाचा कौन होगा, जो उसके पिता है उसका भाई, यानी कि ये दोनों तो इसकी पुत्री होगी, और उसका भाई यानी कि के, वो के क्या हो जाएगा, एम का चाचा हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि के। क्वेश्चन नंबर 47, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा आप मेरे पति की पुत्र वधु के बेटे हैं। क्या बताया उसने, आप मेरे पति की, यानी कि ए के जो पति हैं, ए के जो पति हैं उसके पुत्र वधु के बेटे हैं। पुत्र वधु मतलब उसके पुत्र की पत्नी, उसके पुत्र की पत्नी। तो बताना है बी और ए के बीच क्या रिश्ता है, बी और ए के बीच क्या रिश्ता है। पुत्र वधु, पुत्र वधु का मतलब होता है बेटे की बेटी, उसके बेटे की पत्नी। ठीक है, तो हमारा यहाँ रिलेशन क्या हो जाएगा, ये होगी बी। तो क्या पूछा, बी और ए के बीच क्या रिश्ता होगा, बी और ए के बीच रिश्ता देखना हमें। तो ये क्या हो जाएगी उसकी, ये हो जाएगी उसकी पोता या नाती। जो बी है वो ए का पोता या नाती होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अब आ गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है कैर, जिसको कोड किया जा रहा है ई जे सी के टी से। अब हमें दे रखा है कि इसी को हमें टेबल का, इन दोनों का जो संबंध है उसी का संबंध टेबल के साथ हमें फाइंड करना है ना। तो सी यानी कि कैर जो है, कैर से ई तक जाने में कितने प्लस किए जा रहे हैं, 2, एच फिर से +2, ए से सी +2, आई से के +2, और आर से टी +2। तो उसी तरह हम टेबल जो है उसमें भी क्या करेंगे, +2 करते हुए नया वर्ड बनाएंगे। टी, टी से आगे 2 देखेंगे, यू और वी, +2 करने पे आपका आएगा बी। ए से +2 करेंगे तो आएगा आपका सी, बी से +2 करेंगे आएगा आपका डी, एल से +2 करेंगे आएगा आपका एन, ई से +2 करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका जी। तो बी सी डी एन जी, बी सी डी एन जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों के समूह में से बेजोड़ युग्म को चुनिए। हमें इसमें से बेजोड़ युग्म चुनना है। फर्स्ट में हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो दे रखा है यहाँ पे कंगारू से संबंध दे रखा है। तो कंगारू जब वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उनका राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार से भारत का मोर से राष्ट्रीय पक्षी से संबंध है, बांग्लादेश का चीता से,
बांग्लादेश का चीता से कोई भी संबंध हम स्थापित नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार फिनलैंड का ब्राउन बियर से संबंध है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो होता है इसका यहाँ पे द ग्रेट टाइगर। कौन है वो? द ग्रेट टाइगर है ना। इसका मतलब यहाँ पे चीता, ये बांग्लादेश जो दे रखा है, बांग्लादेश और चीता, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो गया यहाँ पे बेजोड़ युग्म। लास्ट क्वेश्चन, एक स्त्री 4000 में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर, कितनी हानि पर? 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। हमें यहाँ पे क्या फाउंड आउट करना है? घड़ी का विक्रय मूल्य फाउंड करना है ना। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें दे रखा है उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 4000 और हानि की दर जो है वो है 13%। विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम हानि की दर जो है उसका क्या निकालेंगे? हानि निकालेंगे। तो उसको हानि कितनी हो रही है? हानि बराबर 4000 यानी कि जो क्रय मूल्य है इंटू दर बटा 100, उसको हो रही है 520 रुपए की हानि। कितने रुपए की हानि हो रही है? 520 रुपए की, है ना। तो वो हम निकाल देंगे। फिर कुछ कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। घड़ी का विक्रय मूल्य है ना, उसमें कितने में उसको विक्रय किया, तो जो हानि है उसको हम क्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, 4000 माइनस 520, यहाँ पे आ जाएगा आंसर अपना 3480 यानी कि 3480। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज के मेंटल एबिलिटी के सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गए और उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और आगे इसी तरह से हम नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे और आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी को शुभकामनाएं है कि बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपना एग्जाम दे। धन्यवाद।